हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो के साथ जुड़ रहा हूं। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, यह वीडियो आज हम लोगों का बेहद ख़ास होने वाला है। देखिएगा, आपको मैं बताता चलूं। यहां पर आप थंबनेल के माध्यम से देख सकते हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026, ठीक है। यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आज मैं केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का एक ये जो पार्ट 2 होने वाला है हमारा वीडियो। आज जो हम लोगों का वीडियो होने वाला है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का पार्ट 2 वीडियो है। ये आज का वीडियो दूसरा वीडियो होने वाला हमारा। और ये वीडियो हम लोगों का जो होने वाला है सब्जेक्टिव होने वाला है, ना कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है बल्कि यह सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरी सब्जेक्टिव की बात करेंगे कि सब्जेक्टिव इस वीडियो यानी कि पहला लेसन से जो भी सब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ रखूँगा और सारे क्वेश्चन पे बात करूँगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन को लाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, आप सबसे पहले देख सकते हैं केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का यह आपका नाम हो गया और ये मेरे द्वारा तैयार किया गया वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ चुका है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पहला पार्ट 1 इसका देखेंगे ज़रूर, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। जितने भी अभिक्रिया है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर में, 5 नंबर में, 2 मार्क्स में बनते हैं, 5 मार्क्स में बनते हैं और साथ ही साथ 1 नंबर वाला सवाल बनता है। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके देखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण एवं अवकरण, 2 बात याद रखना, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों जो है ना, ये दोनों सदैव साथ साथ रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण, कौन कौन करण, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं बच्चों, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया नाम कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो एक बार आप इसको समझ सकते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको और क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। यह क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है बच्चों। यह क्वेश्चन आपको बहुत दफ़ा पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है, 2026 में। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आप जाएंगे एग्जाम में। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कुछ ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं। यहाँ देखिएगा बच्चों, कुछ ठोस पदार्थ यानी कि मजबूत पदार्थ जो होते हैं वो किस रूप में बनते हैं? तो उत्पाद के रूप में बनते हैं। और यही उत्पाद के रूप में बनते हैं जो क्या हो जाते हैं, विलयन से, किससे? विलयन से क्या हो जाएंगे बच्चों? अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद इसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए दिखाऊंगा। देखिए, जैसे NaCl नमक का सूत्र है, ठीक है, AgNO3 और यहाँ पर एरो है, ठीक है। तो AgNO3 उसके साथ है AgCl और प्लस NaNO3। तो यहाँ पर देखिएगा, कहता है कुछ ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में बना। यह हमारा क्या बना बच्चों? ठोस पदार्थ बना है जो है उत्पाद के रूप में बना है, ठीक है। अब यही क्या होगा, इसी विलयन से क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, Ag हमारा यहाँ पर है Ag साथ में, और यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर क्या हुआ? ठोस पदार्थ के साथ एक साथ था, और जब ये उत्पाद के रूप में इस साइड बना है तो विलयन से हमारा ये क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ देखिए, Ag साथ में और Cl क्या हुआ? अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो AgCl बन गया। और साथ में यहाँ देखिएगा Na, तो यहाँ पर Na था और Na के बाद NO3 इस साइड है, तो यहाँ पर आ जाएगा NO3, ठीक है। तो यही होता है, ठोस पदार्थ जो रहते हैं और यही उत्पाद के रूप में क्या हो जाते हैं? विलयन से अलग हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
कौन नाम से जानते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ ना पाएंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, दहन किसे कहते हैं तथा इसके अवयवी शर्तों को लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर दहन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दहन आपका भी एग्जाम में पूछेगा, या यह क्वेश्चन को आपने 8वां में भी पढ़े होंगे, ठीक है, या 9वां में भी फिर पढ़ रखे होंगे। तो दहन क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं। दहन कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, देखिए अब किसी भी चीज़, दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। जो चीज़ जले उसको बोलते हैं दहन की क्रिया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो जलता है मेरे बच्चों, बता दूं कि बिना ऑक्सीजन के कोई सामान में आग लग सकता है? नहीं ना लग सकता। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मौजूद होगा तो वहाँ पर आग नहीं पकड़ेगा, दहन की क्रिया नहीं होगा। इसलिए बोला गया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब देखिए कोई भी पदार्थ होगा, चाहे वो हमारा कोई भी पदार्थ हो, और वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। क्या रहेगी? उपस्थिति रहेगी। और तब जाकर वो क्या हो जाएगा? जलेगा, और जलकर क्या देगा? ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे उसमें आग पकड़ेगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जल जाएगा, और जलने के साथ साथ ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करने लगेगा, यानी गर्मी और रोशनी को उत्सर्जित करेगा। और जो अभिक्रिया को और जो काम को, अभिक्रिया बोले, क्रिया बोले तो काम, अभिक्रिया को क्या करेगा? सुचारू रूप से, सही तरीके से क्या करता है? चालू रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे आप कागज़ लेते हैं और कागज़ को जलाने के लिए आप कोशिश करते हैं, तो कागज़ को जलाइए तो आप हवा में जलाते, ऑक्सीजन की वहाँ पे मौजूदगी रहती है, तो फट से उसमें आग पकड़ लेता है। अगर किसी चीज़ को आप बॉक्स से बंद कर दें, ठीक है, कोई भी पदार्थ ले लें, बॉक्स से बंद कर दें, क्या उसमें आग लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, आग नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलन की क्रिया होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, उसी का है दहन के अवयवी शर्त। दहन के जो अवयवी शर्त है वो निम्नलिखित है। यहाँ पर पहला देखिएगा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर दहन की क्रिया आपको करानी होगी तो उसमें दहनशील की पदार्थी की उपस्थिति होनी, ठीक है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा है कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब दहन के पोषक पदार्थ की भी वहाँ पर उपस्थिति होगी, तब जाकर दहन की क्रिया संपन्न होगी, ठीक है। और लास्ट वाला जो है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति, यहाँ पर होगा ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है। अगर ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं रहेगी तो इसमें भी आप दहन की प्रक्रिया को नहीं संपन्न कर सकते हैं, दहन की क्रिया को नहीं करा सकते हैं। तो ये सभी क्या है? दहन के अवयवी शर्त हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, तब जाकर आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा, ज्वलन ताप। बहुत आसान क्वेश्चन है। ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ज्वलन ताप को देखिएगा, कह रहा है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, कह रहा न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। क्या होता है? कम से कम। क्या होता है? कम से कम, ठीक है। वह न्यूनतम ताप यानी कम से कम ताप जिस पर कोई वस्तु क्या हो जाए? जलना प्रारंभ कर दे। जिस पर कोई भी वस्तु जलना स्टार्ट कर दे, जलना प्रारंभ कर दे, जलना क्या कर दे? शुरू कर दे, इसी को हम बोलते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। देखिए आप जैसे कि आग लगाने जाते हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा भी आग की मात्रा होती है तो वो क्या होती है? जलने लगती है कोई भी पदार्थ। इसी को तो हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि ज्वाला क्या है। अब देखिए ज्वाला, नाम से क्या पता चल रहा है? ज्वाला मतलब एकदम भयानक ज्वाला, ठीक है, जिसमें ज़्यादा आग की मात्रा, उसी को ना बोलेंगे ज्वाला, ठीक है। तो ज्वाला देखिएगा, कह रहा है ज्वाला यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है। यह क्या है बच्चों? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न गैसों का रासायनिक संयोग होता है।
देखिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसके अंतर्गत क्या होती है, विभिन्न गैसों का, यानी विभिन्न का मतलब बहुत सारे गैसों का, अलग अलग गैसों का, अलग अलग गैसों का, बहुत सारे गैसों का क्या हो रही है, तो रासायनिक संयोग होता है। क्या हो रही है, रासायनिक संयोग होता है, रासायनिक संयोग होता है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग होता है, मतलब एक साथ कई गैसों का क्या होता है, रासायनिक संयोग होता है तथा इसके साथ साथ ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करता है या होता है। इसके साथ साथ ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों ही उत्पन्न होते हैं। इसी को हम कहते हैं ज्वाला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, यह एक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, विभिन्न गैसों का रासायनिक संयोग होता है, मतलब बहुत सारे गैस इसमें मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, एक साथ मिलकर ऊष्मा को देते हैं, बहुत सारे गर्मी पैदा करते हैं, बहुत सारे रोशनी पैदा करते हैं, रोशनी उत्पन्न करते हैं, जिसको ही हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। देखते हैं कहीं पर ज्वालामुखी रहती तो वहाँ पर कितने सारे ज्वाला एकदम क्या रहते हैं उस पर, तो वहाँ पर कई सारे रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा एकदम क्या रहती है, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती रहती है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ज्वाला 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों, पहला होता है चमकीला ज्वाला और दूसरा होता है गैर चमकीला ज्वाला। पहला होता है चमकीला ज्वाला और दूसरा होता है गैर चमकीला ज्वाला। तो ज्वाला आप याद रखेंगे कि ज्वाला किसे कहते हैं, साथ में ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों बात को आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि संतुलित समीकरण एवं असंतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर 2 समीकरण को दे रखा है, संतुलित समीकरण है और साथ में असंतुलित समीकरण। ये परिभाषा है बच्चों, समीकरण का परिभाषा है संतुलित समीकरण का और असंतुलित समीकरण का। ठीक है, ना कि मैं आपको सिखा रहा हूँ संतुलित समीकरण निकालना और असंतुलित समीकरण निकालना, तो वो वाले दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। संतुलित समीकरण का परिभाषा देखिएगा बच्चों, कहता है वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, याद रखिएगा, जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, जो मेन टॉपिक होगा, मेन पॉइंट होगा ना, मैं उसको दूसरे पेन से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद क्या करते हैं, दोनों तत्व के ही परमाणु संख्या समान हो, उसी को हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। अब देखिए इसमें अभिकारक एवं उत्पाद, ये दोनों चीज़ों की तत्वों की परमाणु कौन संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या, तत्वों की कौन सी संख्या, परमाणु संख्या क्या हो जाए, परमाणु संख्या क्या हो जाए मेरे बच्चों, समान हो जाए, इसी को बोलेंगे हम संतुलित समीकरण। क्या नाम से जानेंगे, संतुलित समीकरण के नाम से जानेंगे। ठीक है, दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या यहाँ पर हो जाएगी मैच, समान हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलेंगे संतुलित समीकरण। यहाँ देखिएगा H2+O एरो का निशान है, उसके बाद देखिएगा H2O। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको समझा दूँ, कहता है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, कौन कौन, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों H है ना, यहाँ पर H हमारा क्या है, तत्व है, ये हमारा क्या है, तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ये भी हमारा तत्व है। ठीक है, तो दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। H के आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, O के आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ। तो दोनों तत्वों की परमाणु संख्या यानी पहले वाली संख्या क्या हो गई, समान हुई कि नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, यहाँ देखिएगा 1 है और इसका भी देखिएगा 1 है, इसका भी देखिएगा 1 है। ठीक है, तो इसी को तो बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। ठीक है, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, देखिए यहाँ पर फिर से एक बात समझिएगा, अभिकारक एवं उत्पाद इन दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो जाए, परमाणु संख्या क्या हो जाए,
असमान हो जाए। वहाँ पर अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान हो गई थी और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, असमान हो गया है। इसी को बोलेंगे हम असंतुलित समीकरण, इसी को हम बोलेंगे असंतुलित समीकरण। जैसे में देखिएगा यहाँ पर आप जैसे में देख सकते हैं कि लिखा हुआ O2 और यहाँ पर लिखा हुआ O3, ठीक है। एरो के बाद देखिएगा O3 दिया हुआ, तो यहाँ पर परमाणु संख्या क्या हुआ इसका 2 और यहाँ पर परमाणु संख्या कितना हुआ तत्वों की 3, तो दोनों क्या है अलग अलग है, इसीलिए इसको बोलेंगे असंतुलित समीकरण। इसको इसलिए बोलते हैं असंतुलित समीकरण, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। मैं आपको बता दूं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई अम्ल किसी भस्म से, यहाँ देखने की कोशिश करेगा, कोई अम्ल किसी भस्म से क्या करती है, अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई अम्ल हो, कोई क्या हो, अम्ल हो, किसी भस्म से क्या करे, अभिक्रिया करे, और अभिक्रिया करने के बाद ये दो चीज़ का निर्माण करती है, लवण एवं जल का निर्माण करती है, ठीक है, लवण एवं जल का निर्माण करती है, इसी को बनाता है, इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको देखिएगा यहाँ पर HCl, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा अम्ल, ठीक है, ये हो गया हमारा अम्ल, और यहाँ पर प्लस है NaOH, यानी यहाँ पर हमारा क्षार हो गया, ठीक है, क्षार हो गया यानी भस्म हो गया, यानी क्या हो गया, भस्म हो गया, ठीक है। तो भस्म, ये हमारा भस्म हो गया, ठीक है। तो या इसको आप क्षार भी बोल सकते हैं या भस्म भी बोल सकते हैं, तो भस्म। अब एरो के बाद देखिएगा, एरो के बाद OH यानी NaCl, यानी ये क्या बन गया, NaCl क्या बन गया, हमारा लवण बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, लवण बन गया, ये बन गया हमारा लवण, और साथ में बन गया प्लस क्या बना, H2O यानी कि जल बन गया। ये दोनों चीज़ का निर्माण करता हो, ये दोनों चीज़ बनाता है, इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बना देते हैं, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर वायु कह रहा है, वायु मतलब हवा, और हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। माना कि यह मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब मैं इसको हवा में, यहाँ पर हवा में जलाऊंगा, तो जलाने से पहले इसको क्या करेंगे, पहले साफ किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर, जो मैग्नीशियम धातु होते हैं वो सामान्य ताप पर, यानी आम ताप पर, थोड़ी सी ताप पर, ठीक है, ताप पर क्या करते हैं, नम वायु की उपस्थिति में, और वायु की उपस्थिति कैसी रहती है, नम, एकदम हल्की वायु रहती है, उस उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसी की उपस्थिति में क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर बात समझिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर, कौन ताप पर, सामान्य ताप पर, और नम वायु की उपस्थिति में, इन दोनों की उपस्थिति में क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्साइड बनता है, तो जो मैग्नीशियम के रिबन के ऊपरी सतह पर क्या हो जाता है, ऊपरी सतह पर जमा रहता है। अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये हमारा मान लीजिए एक धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु है, और इस सामान्य ताप पर, इसका ताप क्या है, सामान्य है, और इसके किसकी वायु की उपस्थिति है, कैसी है, तो नम है। इन दोनों की उपस्थिति में क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। इस पर क्या बना लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी, और यही मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन के, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, इसी मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर, इस पर देखिएगा, इस पर ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा, जम जाती है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जम जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जम चुका है, ठीक है, जमा रहता है।
इसीलिए वायु में जलाने से पहले, अब देखिए, अब इसीलिए इसको हम किस में, तब वायु यानी कि हवा में जलाने से पहले, इसको क्या करने से पहले, जलाने से पहले इसको हम किस चीज़ से, रेगमाल से, कौन से चीज़ से, रेगमाल से या सुरेश पेपर से क्या करते हैं, रगड़ लेते हैं। अब देखिए जैसे ही इसको हवा में जलाएंगे ना, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, रेगमाल से रगड़ रगड़ के इसको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, या सुरेश पेपर से इसको क्या किया जाता है बच्चों, साफ़ किया जाता है। क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर क्या करते हैं, किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, साफ़ इसलिए करते हैं ताकि आसानी से ऑक्सीजन से क्या कर सके, संयोग कर सके, ठीक है। ताकि क्या करे, हवा से आसानी से, अगर इस पर कुछ जमा रहेगा तो जल्दी हवा नहीं पकड़ेगा, जल्दी हवा नहीं पकड़ेगा तो आग नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए आसानी से आग पकड़ ले, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सुरेश कागज़ से या रेगमाल से इसको ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटा देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए एक लोहे का कील है, एक क्या है, एक हम तैयार करते हैं लोहे का कील, ठीक है। इसमें हम लोग डालेंगे लोहे की कील को, इसमें डालेंगे बच्चों लोहे की कील को, यहाँ पर लोहे की कील, ठीक है। तो जब लोहे की कील को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है। ये हमारा लोहे का कील है और यहाँ पर हमारा डला हुआ है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, यहाँ पर हमारा तैयार हुआ विलयन। तो विलयन में जैसे ही डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, इसका रंग जो है ना बच्चों बदल जाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोलेंगे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। देखिए अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का ये क्या है, विलयन तैयार है, कॉपर सल्फेट का यह क्या है, विलयन है। अब लोहे की कील को हम क्या किए, इसके अंदर डुबो दिए। तो डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट में से, लोहा जो है, ये जो लोहा है कॉपर सल्फेट, जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट में से विलयन में से कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें जो विलयन है इससे कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब यहाँ पर से इस चीज़ को हटा देता है, क्या कर देता है, हटा देता है, यानी विस्थापित मतलब हटा देता है। और हटाकर विस्थापित कर क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बना देता है। जैसे कॉपर सल्फेट को हटाता है यहाँ से तो क्या चीज़ का निर्माण करता है, आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है, आयरन सल्फेट बनाता है। और क्यों बनाता है भाई ऐसा, अब उसको हटाया तो क्यों कुछ बना है, तो वो क्यों बना है, ये भी तो सवाल बनता है ना। तो बोलेंगे क्योंकि आयरन जो होते हैं वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि आयरन जो होते हैं वो कॉपर है ना उससे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। यही कारण क्या करता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखेंगे, एकदम बिल्कुल समझ के लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल फिर से है कि एक लोहे की वस्तु है, अब इसको पेंट क्यों करेंगे। कोई भी सामान देखते हैं, जैसे नया नया ग्रिल लगता है, खिड़की लगता है या गेट उट लगता है लोहे का, तो उसको हम लोग पेंट करते हैं क्यों, आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ सर जी उसमें जंग लग जाता है इसीलिए हम उसको पेंट कर देते। बिल्कुल आपने सही कहा कि पेंट करने से उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता, ठीक है, जंग लग जाता है, इसके कारण हम उसको पेंट कर देते हैं। तो वही आंसर आपको कैसे लिखना होगा, लिखिएगा कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है। अगर हम बना लेते हैं ये हमारा मान लीजिए एक कोई सामान है, पदार्थ है, ठीक है, तो इस पदार्थ को के ऊपरी भाग, इस पदार्थ का ऊपरी भाग जो होगा यानी ऊपर वाला हिस्सा जो होगा, ठीक है, अब इस वाले हिस्से को हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक है, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या करेंगे, पेंट करेंगे, पूरे हिस्से को कर लेते हैं पेंट, इधर वाले हिस्से को भी क्या कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपरी भाग को हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, ऊपरी भाग को क्या कर दिए, पेंट कर दिए। अब यहाँ पर अच्छे से पेंट कर रहे हैं, ऊपरी भागों को
पेंट किया जाता है और वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता। अब पेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि पेंट करने से ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर देखिएगा ऊपर का हिस्सा वो क्या हो चुका है, अब छिप चुका है, यानी ढक चुका है, छिप गया। और जैसे छिप गया तो वायु के साथ सीधा संपर्क में नहीं आएगा। अब यहाँ से अगर हवा आ रहा है, अगर क्या आ रहा है बच्चों, हवा आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें हवा आ रहा है तो क्या हवा इसमें सीधा लग पाएगा, वस्तु के ऊपर सीधा लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, वस्तु के सीधा संपर्क में नहीं आता है। और वस्तु के सीधा संपर्क में नहीं आने के कारण उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। आप किसी चीज़ को आप पेंट कर दीजिएगा, जैसे इस पर हम पेंट कर चुके हैं, तो पेंट कर दिए तो इस पर डायरेक्ट हवा आएगा, तो क्या इस सीधा संपर्क में उसके जा सकता है? नहीं ना जा सकता। जैसे हम लोगों को हवा लगता है तो हम लोगों के त्वचा पे लगता है, तब जाके अंदर महसूस होता है। उसी टाइप से क्या होता है, लोहे के ऊपरी भाग पे लगता है, तो अगर पेंट किया रहेगा तो पेंट पर लगेगा, ना कि लोहा पर लगेगा, ठीक है। तो पेंट करने से क्या हो जाता है, ऊपरी भाग छिप जाता है और वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है, और नहीं आता है। यही कारण है कि पेंट करने से लोहे का जो ऊपरी पदार्थ होता है वो जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे की वस्तु को हम पेंट करने से इसको जंग लगने से बचा सकते हैं, यही कारण है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों? क्वेश्चन समझिएगा, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी के बुक में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर इस सब क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो आपका 2 मार्क्स वाला, चाहे वो 5 नंबर वाला सवाल क्लियर नहीं हो पाएगा, या चाहे आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझेंगे। कह रहा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। देखिए, जो क्वेश्चन बोले वही का बात है, ठीक है। एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं आंसर तैयार किया हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन एक क्या है, अक्रिय गैस है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि नाइट्रोजन कैसा गैस, नाइट्रोजन कैसा गैस, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है वो अक्रिय गैस है। कैसा गैस, तो अक्रिय गैस, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस होने के कारण या खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में लाने से, एकदम डायरेक्ट संपर्क में होने से यह क्या कर देती है, बचा देती है। यही कारण है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्या करते हैं, तो प्रभावित करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि चिप्स की थैली या कुरकुरे की थैली आपने देखा होगा, उसके अंदर चिप्स भरा जाता है, कुरकुरे भरा जाता है, और वहाँ पर जो भरे होते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरे होते हैं, उसमें प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि उसमें भी होता है नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है चिप्स की थैलियों में, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देता है और सामान को ऑक्सीकृत नहीं होने देता है, खाद्य पदार्थ को बर्बाद नहीं होने देता है, जल्दी आसानी से ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं होने देता है। यही कारण है कि चिप्स की थैली में भी या कुरकुरे की थैली में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर वो भी सवाल आपको आए तो ऐसे बना सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ को बचाती है क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है और ऑक्सीकृत होने से बचा देती है। यही कारण तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। क्वेश्चन आपसे एक और करेगा कि वायुयान के चक्कों में या पहियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वायुयान के पहियों में बता देंगे आप कि इसमें भी नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका, यानी कि पूरा समाप्त हो गया। सब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया, सब्जेक्टिव आपका क्या हो गया, दी एंड हो चुका है। सब्जेक्टिव क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दी एंड हो गया, यानी चैप्टर आपका हो गया दी एंड, ठीक है। केमिस्ट्री लेसन हुआ आपका समाप्त, क्या हुआ, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर लाइक कर देंगे, एक बार वीडियो को आप अंत तक देखें, तो अगर आप सीखे हैं कुछ भी तो लाइक कर दें प्लीज़। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और साथ में ही इसके सब्सक्राइब कर दें। और मुझे आपका सपोर्ट देने के लिए, आपका साथ देने के लिए आपको धन्यवाद, या हम लोगों का साथ देने के लिए, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आपके पास मैं पहुँचाता रहूं। इसके साथ आप
पहले ये सारे काम कर लें और दोस्तों के पास शेयर करते हैं। फिर मिलता हूँ हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।